अच्छा जी, लास्ट टाइम आप ये कर रहे थे कि शो दैट एवरी कॉन्ट्रैक्शन इज कंटिन्यू यूनिफॉर्मली। इससे पहले आपने कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है, और मैंने आपसे कहा था कि आप खुद से भी फंक्शंस डिफाइन करें और चेक करें कुछ कॉन्ट्रैक्शंस और कुछ जो कि कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। जैसे से साइन एक्स है, मैप है आपके पास, टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, कॉज ऑफ एक्स है, फिर इसी तरह से टेंजेंट एक्स है, एक्स साइन एक्स है, मतलब फंक्शंस बनाते रहें, कोई पॉलिनोमियल ले लें, कुछ नॉन पॉलिनोमियल, और इस तरह से फिर अपन को चेक करें कि कौन से वो हैं कॉन्ट्रैक्शंस हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे था एक थ्योरम क्वेश्चन था, प्रूफ करना था कि कॉन्ट्रैक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है। अब फंक्शन है फ्रॉम x to y with different matrices d and d dash is uniformly continuous on x if given epsilon greater than 0 there is a real number delta which depend upon epsilon, ठीक है, only and not particular point a such that for all x belongs to a d x a less than delta implies that d dash f of a less than epsilon, ठीक है। तो इसमें चूंकि कॉन्ट्रैक्शन को हमने प्रूफ करना था कि ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है, t एक कॉन्ट्रैक्शन मैप ले लिया वेयर x इज मीट्रिक स्पेस, सो बाय डेफिनेशन there exists alpha belongs to open interval 0 1 such that this condition number 1 is satisfied for every xy belongs to x. Okay, now take any epsilon greater than 0. Let delta is equal to epsilon over alpha. ना भी सपोज करें, अभी कुछ भी नहीं, आप रहने दें, जस्ट आप कह सकते हैं टेक एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देन फॉर एनी a बिलोंग्स टू epsilon a belongs to x and for all x belongs to a dx a less than delta, this is inequality number 2. Now suppose कर लिया कि d for any epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that whenever, अब ये लिखेंगे such that whenever for any a belongs to x and every x belongs to a, whenever dx a less than delta, तो इसको लेके यानी इसको सपोज करके आप प्रूफ क्या करेंगे, डी टी ऑफ एक्स टी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे डी डैश क्यों नहीं लिया, डी तो एक्स और ए तो डोमेन के एलिमेंट्स के लिए है ना, अब ये है को डोमेन के एलिमेंट्स के लिए, टी ऑफ एक्स टी ऑफ ए, यहाँ कोई डिफरेंट मैट्रिक नहीं होनी चाहिए। व्हाट यू से अबाउट इट? जी स्टूडेंट्स, मैं ये पूछ रही हूँ, डी ले रहे हैं एक्स ए, एक्स और ए दोनों एक्स के एलिमेंट्स हैं, तो लिहाजा उसके लिए मैट्रिक डी ले ली। अब ये है टी ऑफ एक्स और टी ऑफ ए, ये इन्हीं एलिमेंट्स के इमेजेस नहीं है, इमेजेस यस हैं, तो इसका मतलब ये कोड डोमेन को बिलोंग कर रहा है, टी ऑफ एक्स टी ऑफ ए कोड डोमेन वाली स्पेस को। कोड डोमेन वाली स्पेस पे जो मैट्रिक है जरूरी तो नहीं है वो यही हो, ये डी डैश होनी चाहिए कि डी होगी, बताएं। couldn't recognize, टी क्या है, कॉन्ट्रैक्शन आपने लिया एक्स टू एक्स, ठीक है, इसका मतलब इसमें डोमेन और को डोमेन दोनों में एक ही मैट्रिक स्पेस पड़ी हुई है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आप इसको डी डैश डिफरेंट नहीं लेंगे कि आप यहाँ पे डी डैश करने बैठते हैं, ठीक है। वजह क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हमेशा सेल्फ मैप होता है, विल बी लेस देन इक्वल टू अल्फा डी एक्स ए बाई डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, यहाँ आपने कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई यूज कर ली है, ठीक है, क्योंकि टी कॉन्ट्रैक्शन था, सो दिस इज लेस देन अल्फा डॉट, और ये किससे लेस है, डेल्टा, ये आपने वो चीज़ है जो सपोज की है कि फॉर एनी ए बिलोंग्स टू एक्स एंड एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए इज लेस देन डेल्टा, ठीक है। अब चूंकि प्रूफ ये करना होता है कि टी ऑफ एक्स और टी ऑफ ए के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से लेस रहे, अब एप्सिलॉन ये लेस देन किसके आ गया, अल्फा डॉट डेल्टा के, जाहिर सी बात है अल्फा भी एक रियल नंबर है और डेल्टा भी एक रियल नंबर होता है, और इस रियल नंबर को आप कहते हैं ये एप्सिलॉन है, ठीक है। अगर आप इसको कह देते हैं एप्सिलॉन, तो इसका मतलब फिर डेल्टा क्या होगा, यानी अल्फा डॉट डेल्टा क्या है, एप्सिलॉन, तो डेल्टा फिर किसके इक्वल आ गया, एप्सिलॉन ओवर डेल्टा अल्फा के। सो इट मीन यहाँ अगर आप शुरू में ना भी सपोज करें, यहाँ भी आप फिर लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन where epsilon is equal to alpha dot delta, so this implies that delta is equal to epsilon over alpha, hence we see that this delta depends upon only epsilon, not this point a,
जिस पर आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट डी टी एक्स टी इज लेस देन एप्सिलॉन, हेंस टी इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। तो नेक्स्ट हम जो पढ़े थे वो फिक्स पॉइंट थ्योरी, ये मेन है आप जो इसमें पढ़ने लगे हैं कि फिक्स पॉइंट क्या होता है। सपोज एक्स बी, एक्स इज अ नॉन एम्प्टी सेट एंड टी फ्रॉम एक्स टू एक्स इज अ सेल्फ मैप ऑन एक्स, लेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स। देखें, फिक्स पॉइंट होने के लिए टी का जस्ट सेल्फ मैप होना लिखा है, कॉन्ट्रैक्शन होना जरूरी नहीं है, ठीक हो गया। सपोज एक्स इज नॉन एम्प्टी सेट, टी इज सेल्फ मैप on x, let x belongs to x, x is a fixed point of t, x is a fixed point of t if t of x is equal to x, ठीक है। मतलब कि किसी भी फंक्शन के अंदर किसी एलिमेंट का इमेज वही एलिमेंट हो तो हम क्या कहते हैं, ये एलिमेंट जो है ये क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, किसका, मैप का, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास आइडेंटिटी मैप होता है आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब इसमें देखें हर पॉइंट फिक्स है, ठीक है, हर पॉइंट फिक्स्ड है, आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। फिर अगर आप लेते हैं आई और टी ऑफ एक्स, सपोज कर लेते हैं एक्स स्क्वायर है, तो इसमें कितने फिक्स्ड पॉइंट होंगे टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में, जी आई कुडंट लिसन। मैम एक ही होगा। टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में एक ही होगा, बाकी क्या कहते हैं, बाकी मैम लोग दो क्या कह रहे हैं, यहाँ होंगे। 21 लोग बैठे हुए, दो होंगे, कौन कौन से, ठीक है दो होंगे लेकिन कौन कौन से, एक तो जीरो हो गया ना, टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर आप लिखते हैं इसमें एक तो आ जाता है, देखें ना, 0 और 1 में। 0 और 1 बिल्कुल सही, क्योंकि अगर किसी के जहन में आता है -1 तो टी ऑफ -1 का आंसर क्या आ जाएगा, 1, ठीक है ना, -1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो टी ऑफ -1 नहीं रहा। इसी तरह से इसके अलावा और कोई भी रियल नंबर नहीं है सिवाय 0 एंड 1 के अंडर द मैप टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की डेफिनेशन में कोई और इस मैप का फिक्स्ड पॉइंट हो, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इन दिस, ये जो क्वाड्रेटिक मैप होता है इसमें 0 और 1 दो फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, ये फिक्स पॉइंट जो होते हैं आमतौर पर उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो इस y इज इक्वल टू एक्स जो लाइन होती है ना, यानी आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का यही ग्राफ बनता है ना जो सेंटर में से होकर गुजरता है और ये सीधा इसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा होता है, बेसिकली उसका जो ग्राफ होता है। जैसे सपोज ये आपके पास आइडेंटिटी मैप का ग्राफ है और कोई और मैप जो है वो उसका ग्राफ कुछ इस टाइप का हो जैसे ये बना, तो यहाँ पे जो दो पॉइंट है ये फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि दो पॉइंट जो है वो आइडेंटिटी मैप को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अच्छा क्या है कि लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट, टी बी अ सेल्फ मैप ऑन एक्स, लेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स इज अ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टी इफ टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। फॉर एग्जांपल आवर ट्रांसलेशन हैज नो फिक्स्ड पॉइंट। ट्रांसलेशन में आप क्या करते हैं कि पूरा एक्स वाई जो है विद ओरिजिन उठा के उसको ट्रांसलेट कर देते हैं, कुछ पॉइंट आगे कुछ पॉइंट पीछे या किसी तरह से भी, तो इसमें तो कोई पॉइंट फिक्स नहीं होता, ठीक है। जबकि अ रोटेशन ऑफ प्लेन हैज अ ट्रांसलेशन, असल में किसकी, ट्रांसलेशन ऑफ प्लेन, अ रोटेशन ऑफ प्लेन हैज अ सिंगल फिक्स्ड पॉइंट दैट इज द सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। यानी रोटेशन में आपने क्या करना होता है, उस प्लेन को रोटेट करना, लेकिन किसके अबाउट, जो भी उसका जो सेंटर होता है, ठीक है, अगर ओरिजिन है तो ओरिजिन, नहीं तो फिर जो भी है रोटेट कर दें, तो इट मीन कि उसमें जो सेंटर है वो फिक्स रहेगा, बाकी हर पॉइंट चेंज हो चुका होगा मैपिंग के बाद। इसी तरह से द मैप है x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑफ r इनटू इटसेल्फ हैज टू फिक्स्ड पॉइंट दैट इज 0 एंड 1, एंड द प्रोजेक्शन, कौन सी प्रोजेक्शन, x1 x2 ऑर्डर पेयर टू x1, ये
यानी एक स्क्वायर x1 x2 ये किस पर मैप हो जाए, x1 पर हो जाए। x1 पर तब मैप होगा ना जब x2 उस वक्त ये सारा जीरो होगा। यानी यूं कह ले कि एक आपके पास प्लेन है और उसके ऊपर एक सपोज एक वो है प्लेन है, लेकिन प्लेन का जो प्रोजेक्शन होगा, आप देखिए ऊपर से लाइट डाले तो वो एक पूरी स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन वो किसकी होगी इस वक्त, अगर x1 x2 को x1 पर मैप करते हैं तो इट मीन x1 फिक्स्ड रहेगा। x1 मीन x एक्सिस के सारे पॉइंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोजेक्शन में अगर आप R2 टू R2 करते हैं इस तरह से मैप करते हैं, मसलन x1 x2 को x1 पे कर दें या x1 x2 को x2 पे कर दें जस्ट, तो ये क्या होगा इनटू x एक्सिस। एंड सिमिलरली इसी तरह से अगर y x2 पे करें तो y एक्सिस हैज इनफिनिट मैनी फिक्स्ड पॉइंट्स ऑन ऑल द पॉइंट्स ऑफ x एक्सिस और ऑल द पॉइंट्स ऑफ y एक्सिस। तो इसका मतलब हुआ कि डिफरेंट, फिर इसी तरह से आप देखें साइन ऑफ एक्स है, आप देखेंगे इसमें कितने फिक्स्ड पॉइंट हैं, कॉज ऑफ एक्स है, या अभी ये नहीं है कि ये ज़रूरी है कि ये कॉन्ट्रैक्शन हो। सेल्फ मैप किसी भी फिक्स्ड पॉइंट के एग्जिस्ट होने के लिए फंक्शन का कॉन्ट्रैक्शन होना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, हाल बता अगर ये मैप कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, ठीक है, और ये कंप्लीट मैट्रिक स्पेस पर हो, तो देन हमारे पास एक थ्योरम है कि एक फिक्स्ड पॉइंट लाजमी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इन द समरी क्या है फिक्स पॉइंट थ्योरी की, कि जब आप मैप डिफाइन करते हैं तो आप देखिए मैपिंग जो होती है इसकी असल में एप्लीकेशंस क्या हैं, जब आप यूनिक सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर रहे होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के, ठीक है, या इंटीग्रल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हो, फिर आप कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए एक तो बहुत सारे मेथड्स हैं, फिर आप न्यूमेरिकल एनालिसिस में आइटरेटिव मेथड सीखते हैं, जिससे आप यूनिक सॉल्यूशन को बाय आइटरेशन मेथड क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट करते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में आप कहते हैं कि जिसका जहाँ पे एरर कम से कम आ रहा होगा वो अप्रोक्सीमेशन और वो जो है वो इसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो फिक्स पॉइंट थ्योरी असल में सिस्टम फॉर लीनियर इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड इंटीग्रल इक्वेशंस इनके यूनिक सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक हो गया। और दूसरी बात ये है कि फिक्स्ड पॉइंट जो है देखें जब मैपिंग डिफाइन करते हैं तो ऐसा आपने देखा कई सारे मैप ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं जिनका कोई भी फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, जैसे साइन ऑफ टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x ले लें। ठीक है, कोई और ले लें, मतलब कई तरह के आप जो है 10x अगर तो वो उसमें से गुजरा होगा, देखें ना जीरो, साइन ऑफ जीरो 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 ही, हाँ 10 ऑफ x का सिर्फ जीरो ही इसमें इसका जो एक फिक्स पॉइंट होगा। लेकिन कई ऐसे मैप आप डिफाइन कर सकते हैं, x टाइन एक्स साइन एक्स ले लें, इसमें कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो किसी का एक होता है, किसी का कोई भी नहीं है, किसी का दो है, किसी का इन्फिनिट मैनी है, जैसे यहाँ पर जो प्रोजेक्शन मैप है इसमें इन्फिनिट मैनी फिक्स पॉइंट है, जैसे पूरा एक्स एक्सिस है। और फिर जो तवज्जो है वो जाती है किस तरफ के, क्या ऐसे मैप हम कैसे जो है वो उसको डायग्नोज कर सकते हैं कि इस मैप का एक फिक्स्ड पॉइंट जो है वो है या नहीं है, और अगर है तो कितने फिक्स्ड पॉइंट हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये हमें हेल्प आउट करती है, बना कॉन्ट्रैक्शन थ्योरम इस चीज़ के लिए हेल्प आउट करता है। यहाँ दोबारा वही कॉन्ट्रैक्शन की ही डेफिनेशन लिखी गई है, let x be metric space mapping is called contraction if this condition satisfied. Geometrically this means that any point x and y have images that are closer together than those points x and y, जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को डिस्कशन कर चुकी हूँ। More precisely the ratio d of t of dy over dx ये लेस देन रहता है अल्फा से, where alpha between 0 and 1 doesn't exceed a constant alpha which is strictly less than 1। तो ये एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन है। अगर कोई मैप कॉन्ट्रैक्शन मैप हो जाता है तो बानाक फिक्स पॉइंट थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर कोई मैप कॉन्ट्रैक्शन मैप है और वो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस पर है तो उसका एक फिक्स पॉइंट लाजमी एग्जिस्ट करता है। ठीक हो गई बात। सो नाउ वी कम टू द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। कंसीडर अ metric space x, ठीक है, where x is not equal to empty space. Suppose that x is complete, या शुरू में कह सकते हैं suppose that x is a complete metric space and let t from x to x be a contraction on x। अब एक बात तो ये कंफर्म होगी कि t जो है वो x पर कॉन्ट्रैक्शन है, लिहाजा ये कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अच्छा, then t has precisely one fixed point, या यूं कह ले t has exactly one fixed point, या t has a unique fixed point। ठीक है, ये सारी स्टेटमेंट्स आ सकती हैं।
तो उसमें क्या है, यानी किसी भी मैप का फिक्स्ड पॉइंट या यूनिक फिक्स पॉइंट कब एग्जिस्ट करता है, जब वो मैप क्या हो, कॉन्ट्रैक्शन मैप हो, और किस पर हो, कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस पर हो। ये है समरी इस थ्योरम की। न्यूमेरिकल एनालिसिस में आप लोगों ने फिक्स पॉइंट्स मेथड पढ़े हुए हैं फिक्स पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए? जी मैम। जी, पढ़े होंगे। तो वहाँ आप यही करते थे, जैसे आप किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए अप्रोक्सीमेट करते थे उस सॉल्यूशन को बाय कई मेथड आपने पढ़े, सेकंड मेथड, बाइसेक्शन मेथड, फिर न्यूटन रफसन पढ़ा और ये कुछ, ठीक है। उसमें फिर आपने देखा कि न्यूटन रफसन मेथड आपने सीखा होगा कि ये ज़्यादा बेहतर है, क्यों? क्योंकि इसमें जो है एरर कम होते हैं और कन्वर्जेंस रैपिड हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से ये फिक्स पॉइंट फाइंड आउट करना सीखा होगा। तो अब हमारा वहाँ पे जस्ट आप क्या था, फिक्स्ड पॉइंट मेथड की मदद से फिक्स पॉइंट फाइंड आउट करते थे किसी भी मैप का, ठीक है। फिर आप ये लेकिन थ्योरम आपको क्या हेल्प आउट करता है कि ये जो सर्टन मैप, जो भी कोई मैप है, आया कि उसका कोई फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। ये चीज़ है। तो उसके लिए आपने असल में देखना क्या होता है, अगर तो ये चीज़ें सेटिस्फाई हो जाए, मसलन ये कि जो मैप है, जो भी डिफाइंड मैप है, क्या वो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस पर है, यानी वो जिस स्पेस पर डिफाइंड है क्या वो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है, ठीक है। दूसरे नंबर पे बात क्या होती है, क्या वो मैप कॉन्ट्रैक्शन मैप है, अगर हो जाए तो फिर लास्ट में उसका यूनिक फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। ये हमें श्योरिटी हो जाती है करेगा। अब वो होगा क्या, या फिक्स पॉइंट मेथड की मदद से ही फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जस्ट ये श्योरिटी देता है, गारंटी देता है, ठीक है। अच्छा, प्रूफ की तरफ चलते हैं। अब इसको प्रूफ करेंगे। सपोजिशन में क्या क्या चीजें, एक्स कंप्लीट है, टी कॉन्ट्रैक्शन है, प्रूफ करेंगे टी हैज अ यूनिक फिक्स पॉइंट, यानी पहले हम प्रूफ करेंगे इट हैज अ फिक्स्ड पॉइंट, देन प्रूफ करेंगे दिस पॉइंट इज यूनिक। एक मिनट स्टूडेंट्स। Hello. 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 एक लुकी ले यार। केड़ी लुकी चाहिए? केड़ी चाहिए है? ए और समझ में बाहर अंदर आके अपने नाल। यार ना केड़ी सारे इनकी काम करके रखी होगी। आज जब हम है ए वो फोन हटा लिया अपने को तंग है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके प्रूफ में आप देखें कि लेट एक्स नॉट बी एनी एलिमेंट ऑफ एक एलिमेंट लिया, then since t is a contraction map on x, since so t is a map from x to x, so this implies that t of x not also belongs to x, ठीक है। so there exists x1 belongs to x such that t of x not is equal to x1, ठीक है। this belongs to x, ठीक है। ये कैसे, एक्स नॉट जस्ट एक एलिमेंट लिया हमने मीट्रिक स्पेस का, ठीक है। तो हमने कहा चूंकि टी ऑफ एक्स नॉट दिस आल्सो बिलोंग्स टू एक्स, सो दिस इंप्लाइज दैट अगर ये एक्स का एलिमेंट है, सो सपोज दिस, क्यों हम असल में क्या चाह रहे हैं करना, हम ये चाह रहे हैं करना कि प्रूफ करना चाह रहे हैं कि एक्स जो है वो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है, ठीक है। तो कंप्लीटनेस के लिए हम क्या करेंगे, एक्स के अंदर यानी इन मीट्रिक स्पेस वी विल डिफाइन मीट्रिक सीक्वेंस, देन वी विल प्रूव दैट इट इज अ कॉशी सीक्वेंस, ठीक है। अब अगर ये कॉशी सीक्वेंस हो जाती है तो हम फिर प्रूव करने में कामयाब हो जाएंगे कि एक्स कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है, ठीक है। सो दैट्स वाई हमने ये बात की कि लेट एक्स एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स, टी ऑफ एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स, सो देयर एग्जिस्ट एक्स वन बिलोंग्स टू एक्स। ये जो एक्स टी ऑफ एक्स नॉट अक्सर में एक्स का एलिमेंट है, तो लिहाजा सपोज कर लिया ये एक्स वन है, सपोज कोई भी जो भी है, हमें नहीं उससे कंसर्न, सच दैट टी ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स वन एंड दिस बिलोंग्स टू एक्स। Now there exists x2 belongs to x such that t of x1 is equal to x2, क्योंकि again
x1 अगर x का एलिमेंट है तो t of x1 भी x का ही एलिमेंट होगा, so t of x1 is equal to x2 and so on. So we have constructed a sequence xn which is equal to t of xn minus 1, ठीक है, for n is equal to 1 2 3 and so on. ठीक है, तो so this we have constructed a sequence xn which is equal to t of xn minus 1. Now distance between xn and xn plus 1, ये क्या होगा, d of t of xn minus 1 t of xn. क्या ख्याल है, सही है ना, ऐसा ही है ना? जी मैम। जी मैम। मैं अक्सर नोट करती हूँ मेरे साथ नहीं होते या फिर आपका आवाज मेरे तक लेट पहुंचती है. अच्छा, नाउ d xn plus 1 is equal to d of t xn minus 1 t of xn, ठीक है. तो अब चूंकि हमारे पास t कॉन्ट्रैक्शन मैप है, सो d t of xn minus 1 t xn किससे लेस हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू अल्फा टाइम d xn minus 1 xn, ठीक हो गया. और अगेन इसको लिख सकते हैं अल्फा टाइम d t of xn minus 2 एंड xn को t of xn minus 1 लिख लिया. अब फिर टी चूंकि कॉन्ट्रैक्शन है फिर अप्लाई कर लें, तो अल्फा एक दफा फिर आ जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स एन माइनस 2 एंड एक्स एन माइनस 1 एंड सो ऑन. तो इट मीन कि ये कम हो रहा है, जैसे n माइनस 2 n माइनस 3 सो ऑन, एक दफा आएगा क्या n माइनस n हो जाएगा. जब n माइनस n होगा तो यहाँ x नॉट हो जाएगा और अल्फा रेज टू द पावर n हो जाएगी और यहाँ पर जो है वो x 1 रह जाएगा क्योंकि उससे पीछे वाले में से आप माइनस कर रहे हैं. सो आप देखें, इसको जनरलाइज करने का तरीकाकार आप यहाँ से भी देख सकते हैं. मसलन यहाँ पर अगर n माइनस 2 था तो अल्फा की पावर n थी, ठीक है, n माइनस 2 था तो अल्फा की पावर n थी, 2 थी, सॉरी, n माइनस 2 था अल्फा पावर 2. लिहाजा जब n माइनस n होगा तो अल्फा की पावर n होगी, तो n माइनस n से यहाँ पे क्या हो जाएगा, x नॉट हो जाएगा और यहाँ पर x 1 रह जाएगा क्योंकि ये अगर x n माइनस 2 था तो ये x n माइनस 1 है, लिहाजा ये x 1 होगा. सो मोर ओवर, तो इस तरह से आप जनरलाइज करके देख भी सकते हैं. मजीद 2-3 टर्म्स ले लें, इसकी बढ़ा लें इसको बेशक खुद से. Moreover, for m greater than n, yani moreover for two natural numbers m and n, and suppose that m is greater than n, distance between xn and xm is less than equal to d xn plus 1 plus d xn plus 1 xn plus 2 and so on d xn minus 1 xm. ठीक है, ये कैसे किया? Moreover, for m greater than n, where m and n are natural numbers, distance between xn and xm can be written as d of xn plus 1 plus d of xn plus, हाँ, कैसे कर सकते हैं? मैम ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी ड्यू टू ट्राइंगुलर, जनरलाइज ट्राइंगुलर इनक्वालिटी. ठीक है, ट्राइंगुलर इनक्वालिटी में क्या होता है, दो पॉइंट्स के दरमियान एक पॉइंट ऐड कर देते हैं तो 3 पॉइंट हो जाते हैं, ठीक है, तो उसी को बढ़ाते जाएं. आप 3 है उसके अंदर एक और डाल दे तो 4 हो जाएंगे, फिर डाल दे 5, और इस तरह से इसको बोलते हैं, ये जनरलाइज ट्राइंगुलर इनक्वालिटी है और ये हर मैट्रिक्स स्पेस के लिए सेटिस्फाई करती है. सो अगर दो नेचुरल नंबर हम m और n लेते हैं मसलन, और जाहिर सी बात है ये ऑर्डर्ड सेट है, इसमें से हम बता सकते हैं कौन सा नंबर ग्रेटर है. सपोज कर लिया कि m जो है वो n से ग्रेटर है. अगर m n से ग्रेटर है तो टर्म्स एक्स एन और जो टर्म्स बन रही हैं एक्स एम तक, एक्स एम से लेके एक्स एम तक जितनी भी टर्म्स बन रही हैं वो कितनी बनेगी, m माइनस n बनेगी ना, क्या ख्याल है? अब उनके दरमियान का डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करने लगे हैं. क्यों फाइंड आउट करने लगे हैं? क्योंकि हम ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि ये कॉची सीक्वेंस है एक्स एन जो है, ठीक है. उसके लिए यहाँ पे जनरलाइज ट्रायंगुलर इक्वालिटी यूज कर ली और दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान का डिस्टेंस अभी हम ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं, वो किससे लेस देन इक्वल टू रहेगा, अल्फा पावर एन डी एक्स नॉट एक्स वन, एक्स एन और एक्स एन प्लस 1 का. इसी तरह से अगर एक्स एन प्लस 2 एक्स एन प्लस सॉरी एक्स एन प्लस 1 और एक्स एन प्लस 2 होगी तो आप इसको उस हिसाब से जनरलाइज कर लेंगे एंड सो ऑन. सो बाय अबव डिस्कशन वी कैन राइट दिस इज लेस देन इक्वल टू अल्फा रेज टू द पावर n डी एक्स नॉट एक्स वन, ठीक है, प्लस क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ एक्स एन और एक्स एन प्लस 1 था तो अल्फा की पावर n हो गई.
अगर यहाँ पर एक्स एन प्लस वन होगा तो अल्फा की पावर कहाँ तक जाएगी, एन प्लस वन तक जाएगी, ठीक है, और डी एक्स नॉट एक्स वन ही होगा, यानी एंड सो ऑन अल्फा रेज टू द पावर एम माइनस वन डी ऑफ एक्स नॉट एक्स वन. So this implies that कि आप इनमें से जो कॉमन चीजें आ रही हैं, स्टूडेंट क्लियर हो रहा है ना, साथ साथ कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. वो तो आपने पूछना नहीं है, बहुत कम पूछना होता है. अल्फा, अच्छा अल्फा रेज टू द पावर एन कॉमन आ गया और डी एक्स नॉट एक्स वन कॉमन आ गया इन तमाम टर्म्स में से, ठीक है. किया क्या है आपने, जस्ट इससे पहले आपने क्या किया है, उसको प्रूफ करने के लिए x के अंदर एक सीक्वेंस जनरेट की है, सिंपल, ठीक है, सिंपल सीक्वेंस जनरेट कर ली, किसकी मदद से, क्योंकि t जो थी वो कॉन्ट्रैक्शन मैप था, ठीक है, और t एक मैप था x पर, लिहाजा एक सिंपल सीक्वेंस जनरेट होगी xn इज इक्वल टू t ऑफ xn माइनस वन. अब क्या किया, यहाँ पर दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड आउट किया. फाइंड आउट करते करते हम इस रिजल्ट पे पहुंचे कि दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान का डिस्टेंस जो है किसी भी स्टेज पे, इस सीक्वेंस की किसी भी स्टेज पे दो कंसेक्टिव टर्म्स का आपस का जो डिस्टेंस है वो हमेशा लेस रहेगा अल्फा पावर एन एक्स नॉट एक्स वन, ठीक है. और अगर यहाँ पर दो कंसेक्टिव टर्म्स एक्स एन प्लस वन एक्स एन प्लस टू आ जाएगी, उस हिसाब से अल्फा पावर एन डी एक्स नॉट एक्स वन से ये लेस रहेगा एंड सो ऑन, ठीक है. इन दोनों इन चीज़ों को अप्लाई करने के बाद क्या हुआ कि अल्फा रेज़ टू द पावर एन कॉमन आ गया और डी एक्स नॉट एक्स वन कॉमन आ गया. अब ये क्या है, एक सीरीज बन रही है. कितनी टर्म्स की सीरीज बन रही है, m माइनस एन टर्म्स की, क्योंकि यहाँ ये 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है. तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन अल्फा रेज़ टू द पावर m माइनस एन माइनस वन. तो ये टोटल अगर यहाँ से लेके यहाँ तक देख तो m माइनस वन है, इसको मिला लें 1 को भी, तो ये m माइनस एन है टोटल. सो आपको पता है कि जो सीरीज होती है उसका जो सम है n टर्म्स की सीरीज अगर है तो उसका सम एस एन किसके इक्वल होगा, a डॉट वन माइनस आर रेज टू द पावर n ओवर वन माइनस आर. अगर वो सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज हो और उसकी फर्स्ट टर्म a हो और कॉमन रेशियो r हो तो ये उसका सम होता है, ठीक है, n टर्म्स की सीरीज का. अब ये हमारे पास सीरीज है m माइनस एन टर्म्स की, लिहाजा क्या होगा, इसकी जो यहाँ पर a है, फर्स्ट टर्म जो है 1 है वो 1 लिख दी, यहाँ पर कॉमन रेशियो इसकी थी अल्फा, वो लिख दी अल्फा रेज टू द पावर, चूंकि n लिखना है तो यहाँ m माइनस एन होगा ओवर 1 माइनस अल्फा. सिंस मैम अल्फा एन जी कॉमन बोलो ना ले तो फिर भी लग जाएगी सीरीज जी. जी मैम जो आपने अल्फा एन कॉमन लिया पहले, जी, अगर हम वो कॉमन बाहर ना लें तो ना भी लें कोई बात नहीं, जी मैम. प्लस अल्फा पावर n प्लस वन वो सारा रहे अल्फा रेज टू द पावर m माइनस वन, ठीक है. जी मैम. ये जस्ट इसलिए लिया कि आपके पास ये जो सीरीज है वो m और n में आ जाए और अल्फा रेज टू द पावर n यहाँ पे कॉमन ना भी हो, तब भी उस वक्त फर्स्ट टर्म उसकी अल्फा रेज टू द पावर n होगी, कॉमन रेशियो उस वक्त भी अल्फा होगी, ठीक है. तो तब भी यही आना है. नाउ सिंस 0 लेस देन अल्फा लेस देन 1, चूंकि ये अल्फा 1 और 0 के दरमियान है, सो आपको पता है ये 1 से लेस है, तो 1 से लेस जो भी नंबर होगा, जैसे जैसे आप उसकी पावर्स बढ़ाते जाते हैं, पावर पॉजिटिव पावर्स उसके बढ़ाते हैं, तो ओवरऑल नंबर क्या होता है, किसको अप्रोच कर रहा होता है, 0 को. सो चूंकि अल्फा लेस देन 1 है, अल्फा की पावर कोई नंबर आप लेते हैं m माइनस एन, सपोज m आपने 15 लिया हुआ है और n आपने सपोज 12 लिया हुआ है, तो या 10 लिया हुआ, तो ये 5 आ जाएगा अल्फा रेज टू द पावर 5, ठीक है. अल्फा रेज टू और अल्फा आप सपोज कर लें 1/2 है, तो 1/2 की पावर अगर आप 5 लेंगे तो ये कितना जो है वो 0 के करीब हो रहा होगा. अब बढ़ाते जाएं इसी तरह से, जैसे जैसे m n बढ़ता जाएगा तो ये नंबर जो है वो 0 के करीब हो रहा है. सो जस्ट जो नंबर है ये यहाँ पर तकरीबन 0 होगा, सो वी कैन राइट अल्फा पावर n ओवर 1 माइनस अल्फा, ठीक है. सो डी एक्स एन एक्स एम लेस देन इक्वल टू अल्फा रेज टू द पावर n ओवर 1 माइनस अल्फा डी एक्स नॉट एक्स वन. और रीजन क्या है, क्योंकि अल्फा लाई बिटवीन 0 एंड 1. नाउ एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी, अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो m भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, क्योंकि m तो n से भी ग्रेटर है, ठीक है. सो इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट व्हेन m and n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी डी एक्स and xm अप्रोचेस टू 0, ठीक है. क्यों 0 को अप्रोच कर रहा है ये,
वजह क्योंकि यहाँ पर मैम क्या है इसके डी ऊपर एक क्वेश्चन है। जी अल्फा की पावर हमने m माइनस एन को निगलेक्ट किया, लेकिन अल्फा की पावर n को क्यों नहीं निगलेक्ट किया? हालांकि इंक्रीज तो हम दोनों को कर रहे हैं, m और n। जी वो दोबारा बोले। अल्फा की पावर m माइनस एन को हमने निगलेक्ट कर दिया है, लेकिन अल्फा की पावर जो n है इसको हमने निगलेक्ट नहीं किया, हालांकि इंक्रीज तो हम m को भी कर रहे थे और n को भी कर रहे थे। अच्छा ठीक है, मुझे समझ आ गया। अल्फा की पावर n को क्यों नहीं किया और इसको क्यों किया। असल में इसने भी निगलेक्ट हो जाना है, चाहे आप इसी स्टेज पे कर लें चाहे आगे जाके कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आप अगर आप चाहते हैं तो इधर ही इसको लिख भी लें 1 माइनस अल्फा रेज़ टू पावर m माइनस n को भी। ठीक हो गया। रीजन ये मैंने बता दी ना आपको। जैसे आप लिख रहे हैं ना एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अब आपने करना क्या है, जी मैम। लिमिटिंग वैल्यू लेनी है एक्स एन और एक्स एम के दरमियान के डिस्टेंस की लिमिटिंग वैल्यू लेने लगे हैं। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो मैंने बताया m जो कि n से भी ग्रेटर है लिहाजा वो भी इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगा। आगे बात समझ। सो एज m एंड n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो इसका मतलब ये बहुत बड़े कोई नंबर हैं m भी और n भी, कोई इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, तो लिहाजा 1 ओवर सपोज 2 अगर आपने लिया हुआ है उसकी बहुत बड़ी पावर है तो वो जीरो को अप्रोच करेगी ना। जब ये जीरो को करेगी, छोड़े इस बात को, ये किसको अप्रोच करेगा असल में, जीरो को। अल्फा रेज़ टू द पावर n किसको अप्रोच करेगी, जीरो बोले को। जीरो को। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपको लगता है कि हमने इसको क्यों निगलेक्ट किया, यहाँ रहने भी देंगे तो नो प्रॉब्लम एज इट इज। ओके, so as n approaches to infinity implies m approaches to infinity, hence distance between xn and xm approaches to zero। तो मेन हमारा ये जो प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो गया कि ये सीक्वेंस जो है वो कॉची सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि दो टर्म्स के दरमियान दो नेचुरल नंबर m और n अगर हैं तो सीक्वेंस की टर्म्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है अगर ये नंबर्स जीरो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं। कॉची सीक्वेंस को प्रूव करने का एक तो ये भी मेथड है, जैसे मैंने कहा कि एज एम एन अप्रोचेस इन्फिनिटी डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन एंड एक्स एम अप्रोचेस टू जीरो। दूसरा वही एप्सिलॉन वाली डेफिनेशन वाला है। तो ज़्यादातर जो है फिक्स पॉइंट थ्योरी में ये वाला ही तरीका यूज़ किया जाता है और ये तरीका असल में उसी तरीके से ही प्रूव हुआ है, उसी मेथड से जो एप्सिलॉन वाली डेफिनेशन है उससे। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट as mn approaches infinity this approaches to zero, and hence we can say that xn is a Cauchy sequence in x which is complete, क्योंकि ऑलरेडी सपोज किया हुआ था कि x कंप्लीट है। अब x के अंदर ये जो xn है x के अंदर एक कॉशी सीक्वेंस बन गई और उसकी कंप्लीटनेस की वजह से हम जानते हैं कि ये जो कॉशी सीक्वेंस है x के ही किसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, सिंस x इज कंप्लीट सो देयर एग्जिस्ट जी जो since x is complete so there exists some x in x such that xn approaches to x as n approaches to infinity। समझ आ रही बात की? क्योंकि xn जो है वो x में कॉची सीक्वेंस बन गई, x कंप्लीट थी लिहाजा वो x के ही किसी पॉइंट सपोज स्मॉल x जो है उसको अप्रोच कर रही है as n approaches to infinity। नाउ बाय कंटिन्यूटी ऑफ t, अगर xn x को अप्रोच कर रहा है तो t of xn किसको अप्रोच करेगा, t of x को, क्योंकि टी कंटिन्यूस है। क्यों कंटिन्यूड है? क्योंकि टी कॉन्ट्रैक्शन है ना, और वो प्रूव कर चुके हैं टी जो है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन कंटिन्यूस है, लिहाजा कंटिन्यूटी की वजह से आपने ये एक इसका और भी मेथड है इसको प्रूव करने का, वो मैं आपको ना रिटर्न करके उसकी पिक सेंड करूंगी इस यहाँ से ऑनवर्ड, लेकिन एक ये भी है कंटिन्यूटी को यूज करते हुए। सो एक्स एन अप्रोचेज एक्स इम्प्लाइज टी ऑफ एक्स एन अप्रोचेज टी ऑफ एक्स। टी ऑफ एक्स एन असल में क्या है, एक्स एन प्लस वन। आर यू लिसनिंग मी? जी मैम। ठीक है, तो टी ऑफ एक्स एन जो सीक्वेंस बनाई थी वो क्या थी असल में, एक्स एन प्लस वन। दिस अप्रोचेस टू जीरो इम्प्लाइज दैट टी एक्स एन प्लस वन अप्रोचेस टी ऑफ एक्स। ठीक है, अब एक्स एन प्लस वन किसको अप्रोच कर रही है, एक्स को, कि नहीं जानते हैं इस बात को? नहीं जानते। ये देखें, अगर कोई सीक्वेंस जो है वो किसी खास नंबर को कन्वर्ज कर रही हो ना, तो उस सीक्वेंस के जो नज़दीक की टर्म्स हैं वो भी असल में उसी को कन्वर्ज कर रही होती हैं। समझ आ रही बात की? मसलन अगर एक्स एन एक्स को अप्रोच कर रही है तो एक्स एन प्लस वन भी तो